हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आशा करती हूँ अच्छे होंगे और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जेएस विद नेहा। तो आज की हमारी क्लास रहने वाली है लक्ष्य सीरीज़ में क्लास नंबर 28। इससे पहले मैं 27 क्लासेस करा चुकी हूँ। यदि आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनको देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो सीरीज़ है इस सीरीज़ में मैंने जीके एंड जीएस को स्टार्टिंग से शुरू कराया है। और ये यदि आप क्लासेस को क्रम से देखेंगे तो आपको आगे की क्लासेस में कोई डाउट नहीं रहने वाला है, साथ ही क्लासेस अच्छे से समझ आने वाले हैं। और ये जो सीरीज़ है आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि ये जीएस है उसका सिलेबस हमेशा वही रहता है। खास करके 2026 और 27 में होने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी में भारतीय राज्य व्यवस्था, और हमारा टॉपिक रहने वाला है जिसकी चर्चा हमने पिछली क्लास पर भी की थी, संसद। ओके, ये लॉन्ग टॉपिक है तो कई क्लासेस में फिनिश होगा। जो संसद है इसका उल्लेख आर्टिकल 79 से 122 तक मिलता है। ओके, और संविधान के भाग 5 के अंतर्गत संसद का उल्लेख दिया गया है। तो आज हम बात करते हैं जो लोकसभा है उसकी संरचना। ये कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 81 में। कुल सदस्य अधिकतम 550, 530 सदस्य जो राज्यसभा से, और 20 सदस्य कहाँ से होते हैं, तो केंद्र शासित प्रदेश से। ध्यान रखेगा वर्तमान सदस्य संख्या 543 है निर्वाचित सदस्यों की। ओके, लोकसभा में प्रतिनिधित्व नागरिकों के द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव होता है, और चुनाव साधारण बहुमत मत प्रणाली के द्वारा कराया जाता है। ध्यान रखिएगा लोकसभा का जो चुनाव होता है। अनुच्छेद जो आर्टिकल 82 है इसमें प्रत्येक जनगणना के बाद पुनर्मयोजन होता है, और यहाँ पर कहीं कहीं आपको टाइपिंग मिस्टेक मिलेगा तो उसके लिए सॉरी। प्रत्येक जनगणना 10 साल के बाद जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र को विभाजित करने के लिए परिसीमन आयोग की स्थापना की जाती है। महत्वपूर्ण परिसीमन अधिनियम दिए गए हैं। पहला जो परिसीमन अधिनियम था ये 1952 में हुआ था, दूसरा 1962, और तीसरा 1972, और चौथा 2002 में हुआ था परिसीमन अधिनियम। ध्यान रखेगा। नेक्स्ट है प्रमुख संविधान संशोधन दिए गए हैं। कौन कौन से हैं, तो 42वां जो संविधान संशोधन ये 1976 में हुआ था, और 1971 की जो जनगणना थी इसके आधार पर 2000 तक सीटें तय की गई थी। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 2001 में हुआ था, परिसीमन आयोग पर रोक 2026 तक बढ़ा दी गई थी। 87वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 2003 में हुआ था, मामूली समायोजन 2001 की जनगणना के अनुसार परिसीमन किया गया था। परिसीमन का अर्थ होता है प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की सीमा या परिसीमाएं करने का कार्य प्रक्रिया होती है, उसको कहा जाता है परिसीमन। नेक्स्ट आर्टिकल 83 जिसमें साधनों की अवधि दी गई है। राज्यसभा स्थायी निकाय विघटन के अधीन नहीं होता। 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष के लिए होता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट लोकसभा, ये राज्य लोकसभा है, इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 साल, और राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान बढ़ाया भी जा सकता है। एक बार में एक वर्ष के लिए। आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 महीने के भीतर चुनाव होना चाहिए। आर्टिकल 84 जिसमें संसद के सदस्यों की योग्यताएं दी गई हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आवश्यक आय 30 वर्ष, जो राज्यसभा का सदस्य बनेगा उसकी 30 वर्ष, और लोकसभा के सदस्य की आय कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएं भी शामिल होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा। ओके, अगर संसद का सदस्य बनना है तो। नेक्स्ट सातवाहन वंश जो 60 ईसा पूर्व से 225 ईसा पूर्व तक शासन करता है, और जो सातवाहन वंश है, ओके, इसके बारे में हम अच्छे से जानेंगे। और ये है एंशिएंट हिस्ट्री। ओके, प्राचीन भारत। सातवाहनों को आंध्र या आंध्रभृत भी कहा जाता है, जिन्होंने दक्कन में शासन किया था। वर्तमान में जो कहाँ है, महाराष्ट्र क्षेत्र। ओके, राजधानी पैठन या प्रतिष्ठान महाराष्ट्र। महानतम शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी थे। इस वंश ने ब्राह्मण धर्म को अपनाया था। इनका समाज मात्र सत्तात्मक था। यह अपनी माता के नाम से
नाम को ग्रहण करते थे, जो सातवाहन वंश के लोग थे। इस वंश ने ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षुओं को भूमि दान करने की प्रथा शुरू की थी और उन्होंने शीशा मुद्राओं की शुरुआत की थी। तावा, कांस्य जैसी अन्य मुद्राएं भी प्रचलित की थी। गौतमी पुत्र सातकर्णी, ओके, जिन्होंने 106 ईसा पूर्व से 130 ईसा पूर्व तक शासन किया था और उन्होंने शक शासन क्षत्रप नहपान को पराजित किया था। इसका उल्लेख नासिक अभिलेख से मिलता है। ठीक है, किस अभिलेख से? तो नासिक अभिलेख से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जिसे गौतमी पुत्र सातकर्णी की माता गौतमी वालश्री ने उनकी मृत्यु के बाद बनवाया था। जो कौन सा अभिलेख है? तो जो नासिक अभिलेख है, उनकी माता ने बनवाया था, वालश्री ने। उपाधि एक ब्राह्मण की उन्होंने चातुर्वर्ण्य व्यवस्था करने का दावा दिया था। नेक्स्ट है वास्तुकला। अनेक चैत्य और विहार चट्टानों को काटकर बनाए गए, जैसे नासिक कन्हेरी गुफाएं, कारले चैत्य दोनों, ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। अजंता और एलोरा की गुफाओं का निर्माण सर्वप्रथम उनके शासनकाल में हुआ था। निर्मित स्तूप अमरावती और नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश में है। प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो प्राकृत, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट, मध्य एशिया से आक्रमण। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, लगभग 200 ईसा पूर्व। हालांकि आकार में कोई भी साम्राज्य मौर्य साम्राज्य से मेल नहीं खाता था, यह अवधि भारत मध्य एशिया संपर्कों को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण थी। इस दौरान चीन के पश्चिमी क्षेत्र से लेकर ईरान तक कई जनजातियों ने आक्रमण किए। आक्रमण के कारण क्या क्या थे? तो चीन की दीवार का निर्माण, सैल्यूसिड साम्राज्य का कमजोर होना, ये आक्रमण के कारण थे। नेक्स्ट, इंडो ग्रीक। ये यूनानी हिंदुकुश पर्वत पर रहने वाले पहले शासक थे, इंडो ग्रीक, ध्यान रखिएगा। वैक्ट्रनो को इंडो ग्रीक भी कहा जाता है। सबसे प्रसिद्ध शासक मिनांडर या मिलिंद बौद्ध धर्म में परिवर्तित हुए थे। मिलिंद और नागसेन के बीच संवाद हुआ था, उसका वर्णन मिलिंद पन्हों में लिखा गया। यूनानियों के मध्य एशिया पर आक्रमण। उन्होंने उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया और आक्रमण का प्रमुख कारण था सैलिसिड साम्राज्य की कमजोरी, ध्यान रखिएगा। यूनानी शासक, इन्होंने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राओं की शुरुआत की। इन्होंने राजा को समर्पित मुद्राएं सर्वप्रथम प्रचलित की। मुद्राओं पर राजा की तस्वीर अंकित होती थी, ध्यान रखिएगा। ओके, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन्होंने हेलेनिस्टिक कला, जो गांधार कला में देखी जाती थी, को उत्तर पश्चिम क्षेत्र में प्रस्तुत किया गया था। मिनांडर की राजधानी सियालकोट थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी में झरने, वाटरफॉल्स। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात है, जो वेनेजुएला में है। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात नियाग्रा जलप्रपात, जो यूएसए कनाडा की सीमा पर है। भारत का नियाग्रा जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात, जो कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कुछ प्रमुख झरने दिए गए हैं। बरेली पानी और खांडा धार जलप्रपात, ये ओडिशा में है। सिरकी जलप्रपात, ये अरुणाचल प्रदेश में है। पुदमा जलप्रपात, ये ओडिशा में है। गोकक जलप्रपात कर्नाटक में है। भाम्बवली वज्रई जलप्रपात, ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। यहाँ पर कुछ राज्यवार झीलें दी गई हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। जम्मू और कश्मीर, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, जिसका नाम है वुलर झील, यह भूगर्भीय गतिविधियों के परिणाम स्वरूप बनी थी। अंचार झील, मानसर झील और डल झील, इन्हें श्रीनगर का गहना भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा इन झीलों को। नेक्स्ट है लद्दाख में खारे पानी की झीलें हैं, जैसे पेंगोंग झील, और जो अक्साई चीन सीमा पर है, शुकर झील, मोरीरी झील, ये सभी कहाँ पर है? लद्दाख में। उत्तराखंड में डोडीताल झील, भीमताल झील, रूपकुंड झील, नैनीताल झील और सूर्यधार झील, ये सभी उत्तराखंड में स्थित हैं। बिहार में सबसे बड़ी गोखुर झील। नेक्स्ट है कंबरलाल, गोगा झील और विल झील, ये कहाँ पर हैं? बिहार में, इनके भी नाम ध्यान रखेगा। मध्य प्रदेश, एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील भोजताल झील, भोपाल झील, जिसे पहले
ऊपरी झील के नाम से जाना जाता था। इसे राजा भोज यानी कि परमार वंश के सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली शासक जिन्होंने भोपाल शहर की स्थापना की, इनके द्वारा बनवाया गया था। नल सरोवर झील, कच्छ का रन झील और थोल झील 2021 में रामसर स्थल में घोषित किया गया, जो इस गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है इकोनॉमी में 8वीं पंचवर्षीय योजना, ये 1992 से 97 तक इसका कार्यकाल है। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। वित्त मंत्री कौन थे? तो मनमोहन सिंह, ध्यान रखेगा। लक्ष्य 5.6% था और प्राप्ति 6% की हुई थी। उद्देश्य आधारभूत संरचना को बढ़ावा देना, जैसे लाइट, भवन, पानी, सड़क, चिकित्सा सुविधा को उपलब्ध कराना, ये 8वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। मध्य भोजन कार्यक्रम की शुरुआत 15 अगस्त 1995 से की गई थी। पीएम रोजगार योजना की शुरुआत 1993 में की गई थी। नई आर्थिक नीति को भी लागू किया गया था 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। नेक्स्ट है 9वीं पंचवर्षीय योजना, जो 1997 से 2002 तक जिसका कार्यकाल था। प्रधानमंत्री अटल जी थे। प्राथमिकता सामाजिक न्याय और समानता को दी गई थी। उद्देश्य आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना। लक्ष्य 6.5% था और प्राप्ति 5.7% की हुई थी। केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम मार्च 1998 में शुरू की गई थी। सर्व शिक्षा अभियान भी शुरू किया गया था। 1999 में IRDA बीमा क्षेत्र विनियम की शुरुआत की गई थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है जनगणना, स्टैटिक जीके और ज्योग्राफी के हिसाब से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसमें मैं थोड़ा थोड़ा ही कराऊंगी कि ये टॉपिक हार्ड है, आपको याद करने में दिक्कत होगी। आज हम बात करने वाले हैं अधिकतम लिंगानुपात, न्यूनतम लिंगानुपात वाले जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। ओके, शीर्ष 3 राज्य अधिकतम लिंगानुपात वाले कौन कौन से हैं? तो केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ओके, केरल में 1084 महिलाएं, देखो लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर किया जाता है, तो 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं केरल में, ध्यान रखेगा। और तमिलनाडु में 996 और आंध्र प्रदेश में 993। नेक्स्ट है न्यूनतम लिंगानुपात। शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से हैं? न्यूनतम, ओके, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। हरियाणा में 879, जम्मू कश्मीर में 889, सिक्किम में 890, ध्यान रखेगा। अधिकतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश तो पुदुचेरी है, जहां 1037। न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन एवं दीव है, जहां पर 618 है। ओके, तो ये थी आज की हमारी क्लास, और आपको ये 6 स्टेट के नाम ध्यान रखनी है, और यहाँ पर लिंगानुपात कितना कितना है ये भी याद रखना है। जनगणना से एक न एक क्वेश्चन बनता ही है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में क्लास कैसी लगी। साथ ही यदि हमसे कोई मिस्टेक होता है, यदि कोई टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आपको यदि इस क्लास की PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस चैनल की लिंक इस क्लास के नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी सभी क्लासेस की जो है उसका रिविज़न कर सकते हैं। ओके, और यदि आप चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। ओके।